अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड आई एम गोइंग टू टीच अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इनिशियली हम आपको बायोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जिनका बच्चों का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और हम आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाएंगे। और वो बच्चे जो एमडीकेट की क्लास ले नहीं पाते ड्यू टू सेवरल रीजंस के उनके पास अमाउंट नहीं है, बजट कम है या इसके अलावा वो बच्चे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, तो वो घर बैठे भी ऑनलाइन अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं विद माय लेक्चर्स। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। तो आए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो बेसिकली पहला चैप्टर है, उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये है, तो हम पहले मतलब जान लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये है, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी। वो रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जैसे कि सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जस्ट लाइक अ सेलुलर रिस्पायरेशन, हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है एंड ग्लूकोज टूटता है, वो एक्टिविटी जिसकी वजह से आपको एटीपी बनती हुई मिलती है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि डाइजेशन है, जैसे रिस्पायरेशन है, जैसे सर्कुलेशन है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो हम इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम इस बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास बताती है कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को हम पढ़ते हैं। बेसिकली बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब है कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बायोकेमिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में हो रही हैं, उन तमाम बायोकेमिकल एक्टिविटीज को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। उनमें ये बायोकेमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंस रखती है अपनी, क्यों इसको हम पढ़ने जा रहे हैं बायो बायो के अंदर, क्योंकि ये बायो की ब्रांच है। तो हम इसको बेसिकली क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसकी कई सारी रीजंस है। सबसे पहली रीजन इसकी जो है वो हमारे पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका हमारी बॉडी के अंदर है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जस्ट लाइक अ डीएनए, डीएनए हमारी बॉडी में एंजाइम बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो सारी एक्टिविटीज को हम स्टडी करते हैं। आए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह हमारी बॉडी में डीएनए से या प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होता है। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेल है और सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें, गौर करें, तो आपको यहाँ पर नजर आएंगे डीएनए। और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह दो धागे होते हैं जो आपस में कॉइल्ड होते हैं, सुपर कॉइल्ड होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर। और ये जो डीएनए के स्ट्रक्चर हैं बेसिकली ये स्प्लिट हो जाते हैं और बनाते हैं मैसेंजर आरएनए, एंड दैट मैसेंजर आरएनए विल मूव टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। ये आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आता है और यही आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद सेल के अंदर एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका नाम हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वन ऑफ द फेमस ऑर्गेनेल, जिसके ऊपर लगे होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज राइबोसोम्स। ये इनके ऊपर जाके आरएनए अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद यहाँ पर होती है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन वगैरह बनता है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कहते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस को भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। विल बी लेटर ऑन हमारे पास ये पूरा प्रोसेस आएगा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का, तो हम उसको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वो टॉपिक है, बेसिकली वो बताने का मकसद ये है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता है कि हमारी बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, लाइक डीएनए एंजाइम बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। देन अनदर हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीज। बेसिकली हम उस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स कौन से हो रहे हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स बन रहे हैं, कैंसर सेल कैसे बन रहे हैं, क्या वजूहात हैं उसकी, तो वो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। डिजीज हमारे अंदर किस तरह से हो रही है, बीमारी हो क्यों रही है, उसकी क्या वजह है, कि हमारे ब्लड के अंदर कौन सी ऐसी चीज आ गई है जिसकी वजह से कोई डिजीज, जैसे कि आपने देखा होगा सीबीसी करवाया जाता है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसके अंदर मलेरिया का या टाइफाइड का या किसी और चीज बीमारी का पता चलता है। तो बेसिकली ब्लड के अंदर ऐसा क्या कंपोनेंट आया है जिसकी वजह से वो डिजीज हो रही है, तो उसके बारे में भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट आल्सो प्रोवाइड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी।
प्रॉब्लम क्या है बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उनको भी स्टडी करेंगे। जैसे मेडिसिन है कि उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करके, और मेडिसिन हमें कौन सी देनी चाहिए थोड़ा बहुत उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन इसके अंदर हम मैंने एक आपको एग्जांपल दी है कि हम इस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि हम लोग जो थे वो मेल और फीमेल गैमेट से बने थे और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना था। फीटस उसके बाद डेवलप हुआ था, पहले जाइगोट बना था। उस जाइगोट के अंदर उस एक सेल के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, क्या क्या तब्दीलियां आई, जिसकी वजह से हम मल्टी सेलुलर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। इनिशियली ना हमारे पास हार्ट था, ना हमारे पास लिवर था, ना कुछ था, लेकिन इतनी सारी जो ऑर्गन्स है वो बने, ऑर्गन सिस्टम बने, टिश्यूज बने हमारे पास, वो सारी चीजें कैसे बनी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि हम इतने छोटे से एक सेल से हम इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी बुक के अंदर। तो बेसिकली इसको आपने कवर आउट करना है। ये हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि कौन सा शॉर्ट है और कौन सा लॉन्ग टॉपिक है। तो बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आता है। देन उसके बाद हमारा टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल किस चीज से बना है, तो बेसिकली सेल की कंपोजिशन क्या है, केमिकली वो किस चीज से मिलकर बना है। जाहिर है हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमें केमिकल बेसिस का पता होना चाहिए कि सेल किस चीज से बना है। आपको पता है दुनिया में तमाम जानदार, शायद आपने सेल थ्योरी का नाम सुना हो कभी, शिलीडन और शिवान ने जो पेश की थी, उसके अंदर हमारे पास यही बताया जाता है कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने। All living organisms are made up of cell and cell is the basic structural and functional unit of life. सेल हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल बन नहीं सकते। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि बगैर ब्लॉक्स के बिल्डिंग तैयार नहीं कर सकते आप। बिल्डिंग के अंदर ब्लॉक लगाते जाते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स लगाते जाते हैं और बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं और वो जो सेल हैं वो छोटे छोटे यूनिसेलुलर, जो बेसिकली जो आपको आम आंख से नजर नहीं आते, वो सारे के सारे सेल्स मिलकर कंबाइन होकर एक बड़ी बॉडी को बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि एज वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर दुनिया में जानदार सेल से मिलकर बना है। एंड सेल के अंदर एक लिविंग मटेरियल होता है और उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसकी वजह से सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म बेसिकली उसको कहा जाता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। देन प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर केमिकली प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 70 to 90% वाटर। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये याद होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर तकरीबन तकरीबन 70 to 90% वाटर पाया जाता है। देन अगर हम बात करें कि उस पानी को हम निकाल दें अपने सेल से, तो सेल के अंदर जो वेट बचेगा हम उसको कहते हैं ड्राई वेट। तो देखें क्या लिखा है मैंने, इफ वाटर इज एवापोरेटेड, अगर हम वाटर को रिमूव कर दें, देन द रिमेनिंग मास इज कॉल्ड ड्राई वेट। तो हम उसको ड्राई वेट कहेंगे। यानी कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी है, हमारी बॉडी के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा वाटर है। तो हम अगर उस वाटर को रिलीज आउट एवापोरेट करवा देंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो वेट बचेगा हम उसको कहेंगे ड्राई वेट। देन उसके बाद हमारे पास है एंड दैट कंटेन मैनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। जो हमारा ड्राई वेट है, यानी कि सेल के अंदर से वाटर को रिमूव कर दिया, बाकी जो हमारे पास बचा जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स बचे, वो बेसिकली हमारे पास है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। और कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। हम इनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर इन बायोमोलिक्यूल्स की ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। बायोमोलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज वेल। इन मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से बेसिकली मिलकर बने होते हैं ज्यादा से ज्यादा। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं या बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच मेक अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट बनाते हैं हमारी बॉडी का। यानी कि वाटर को अगर हम एवापोरेट कर दें तो उसके बाद जो सेल के अंदर चीजें बनती हैं, दीज आर नोन एज बायोमोलिक्यूल। एंड द बायोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ दीज सिक्स एलिमेंट्स, these six important elements which are known as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur. बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं जो इन एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। एंड दीज इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल।
कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट लेक्चर देंगे, फिर प्रोटीन का, फिर लिपिड्स का। कार्बोहाइड्रेट के हवाले से ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जिस तरह लफ्ज इंडिकेट कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट कहते हैं वाटर, और वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कार्बो का मतलब कार्बन। देन यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर कंपोनेंट बनते हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास इन इंपॉर्टेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मसल्स को बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन लिपिड्स, लिपिड्स भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं और ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आपने शायद नाम सुना होगा, डीएनए और आरएनए उनको कहते हैं, वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। देन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मतलब होता है दीज इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हेन यूनाइट या कंबाइन विद ईच अदर दे आर नोन एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, सच एज carbohydrate and protein combined together they form glycoprotein, lipids and protein combined together they form lipoprotein। तो इन एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन जब हो जाती है तो उससे बनता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो बच्चे जो एमडीगेट को कवर कर रहे होते हैं तो उनको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उनके एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करने के लिए। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, देयर यूनिट्स एंड लिंकेज। यूनिट का पता होना आपको बहुत जरूरी है, लिंकेज का पता होना, उनके दरमियान क्या क्या बॉन्ड पाए जाते हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर भी मेंशन किए थे पीछे, और यहाँ पर भी मेंशन कर रहे हैं कि दीज आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं उनका जो छोटा, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक छोटा यूनिट है उसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, मोनो मींस सिंगल एंड सेक्राइड, सैकरम निकला है, ये लातीनी लफ्ज है, लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है व्हिच मींस स्वीट, मीठा। तो मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं ज्यादातर, जैसे बिस्किट्स खा लें, चॉकलेट खा लें, उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली उनका जो छोटे से छोटा यूनिट है हम उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। जिस तरह हम कहते हैं हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, इस तरह हम एक ऑर्गेनिज्म है, हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट मोनोसेक्राइड्स है। और मोनोसेक्राइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, मोनोसेक्राइड्स जब आपस में इस तरह कंबाइन होंगे तो मोनोसेक्राइड आपस में बॉन्ड बनाएंगे, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज, या दैट लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हम इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बेसिकली वो लिंकेज है जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन को जो बनाता है वो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड बेसिकली बहुत ज्यादा छोटा सा स्ट्रक्चर है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपस में कंबाइन होकर प्रोटीन को बनाते हैं, और अमाइनो एसिड में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड प्रोटीन से निकला है, बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के नाम से इसको जाना जाता है। देन उसके बाद हमारे पास है लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स और भी आती हैं, मैंने कुछ मेंशन किए यहाँ पर, जिनके अंदर मैंने फैट्स और ऑयल की बात की है। इसके अलावा टेरापिनॉइड्स होते हैं, हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लिपिड्स। जब हम लिपिड का टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो लिपिड्स के अंदर हम बेसिकली फैट्स एंड ऑयल की बात करेंगे, लेकिन लिपिड जो है उसके स्मॉलेस्ट यूनिट हैं ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं और उनके दरमियान बॉन्ड बनता है, ईस्टर लिंकेज, तब हमारे पास लिपिड्स बनते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑयल, घी हम इनटेक करते हैं, उनके दरमियान ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स होते हैं, वो कंबाइन होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ईस्टर लिंकेज, और उससे लिपिड्स बनते हैं जो मार्केट में सेल आउट होते हैं। हम उसके बाद उसको खरीदते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी लिपिड्स पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर थर्ड लेयर है स्किन के अंदर, यानी कि जैसे कि सबसे पहली एपिडर्मिस, देन उसके बाद डर्मिस और देन हाइपोडर्मिस। जो सबसे लोअर लेयर है वो लिपिड से मिलकर बनी है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी लिपिड्स मौजूद होता है। देन इसके अलावा हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने शायद पहले भी नाम सुना हो, डीएनए और आरएनए का नाम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। दीज आर द इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन द सेल और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, इनिशियली आरएनए बनता है, लेकिन उसको बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करवा दिया जाता है, जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया था।
तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और इनके दरमियान जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं उनको कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडेज, और ये डीएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट है और आरएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट है राइबो न्यूक्लियोटाइड। देन उसके अलावा हमारे पास इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज। ये हम आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर इनके दरमियान की बॉन्डिंग सिखाएंगे कि किस तरह बॉन्ड बनाते हैं और ये बॉन्ड किस तरह फॉर्म होते हैं। तो ये अभी फिलहाल आपको लर्न करना है, याद करना है कि इनके दरमियान ये बॉन्डिंग्स पाई जाती है। देन उसके अलावा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बना लेते हैं, उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और इनके यूनिट्स भी शायद है, अमाइनो एसिड अलग है, ग्लाइसोल अलग है, फैटी एसिड अलग है, कभी ये आपस में मिलेंगे, कभी ये आपस में मिलेंगे, इस तरह ये आपस में मिलेंगे तो डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, इनके सब यूनिट भी डिफरेंट होते हैं। देन उसके अलावा लिंकेज कैसी होगी, जाहिर है इनके दरमियान ये कार्बोहाइड्रेट थे, सिंगल यूनिट था तो इनके दरमियान कोई लिंकेज थी, प्रोटीन था सिंगल यूनिट था, इसके दरमियान लिंकेज थी। लेकिन इसके दरमियान कोई लिंकेज नहीं हम बता रहे क्योंकि डिफरेंट लिंकेज, जाहिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो उससे डिफरेंट लिंकेज आपको मिलेगी। नाउ हम बात कर लेते हैं अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, कि हमारी बॉडी के अंदर कितने इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सेल्स के अंदर कितनी परसेंटेज के अंदर पाए जाते हैं। तो हम दो सेल्स का कंपैरिजन करेंगे, बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल के। मैमल्स के अंदर कितने, हाउ मच परसेंटेज ऑफ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स, और बैक्टीरियल सेल के अंदर कितने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, वो हम देख लेंगे इन दोनों का कंपैरिजन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए चार्ट बनाया है क्योंकि इससे ये इंडिकेट होता है बेसिकली कि एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। एमसीक्यूज जो बच्चे एमडीकेट के हवाले से टेस्ट देते हैं या जो नॉर्मल पेपर्स देते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैमेलियन सेल के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने दोनों के दरमियान कंपैरिजन किया है। वाटर मॉलिक्यूल तकरीबन बैक्टीरियल सेल के अंदर और मैमेलियन सेल के अंदर तकरीबन रेशो बराबर होता है और वो 70% पाया जाता है। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। 15% प्रोटीन तकरीबन हमें मिल रहा है और 18% तकरीबन हमें मैमेलियन सेल के अंदर देखने को मिल रहा है। देन कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 3% बैक्टीरियल सेल के अंदर एंड 4% मैमेलियन सेल के अंदर। देन लिपिड्स की बात करें, इसके दरमियान भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2% इन बैक्टीरियल सेल एंड 3% इन मैमेलियन सेल। और डीएनए की बात करें जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसको आगे चल के हम बात करेंगे, जिसके बारे में डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर 1% और मैमेलियन सेल के अंदर 0.25% पाया जाता है। आरएनए की बात करें तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आरएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर 6% है और मैमेलियन सेल के अंदर 1.10 है। और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, वो तकरीबन हमें सेम नजर आता है 2%। देन हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लास्ट टाइम मैंने भी कुछ डेफिनेशंस अपने पेपर के अंदर इंक्लूड की थी यहाँ से, तो ये पेपर के अंदर ये डेफिनेशन पूछी जाती है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मैक्रो जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स के हवाले से हम बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, दीज ऑल आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनके बारे में पहले मैंने अभी बताया कुछ देर पहले आपको। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स विच कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज, तकरीबन हमारे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज को करवाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज साइज के होते हैं, ज़ाहिर है प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने होते हैं, तो अमाइनो एसिड बहुत सारे आपस में कंबाइन होते हैं, इसी तरह ग्लूकोज बहुत सारे आपस में कंबाइन होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल, उनका मॉलिक्यूलर साइज भी बड़ा होगा और हाईली ऑर्गेनाइज होंगे, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि उनके अंदर पैटर्न बहुत अच्छा होगा और ऑर्गेनाइज पैटर्न में वो अटैच होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल और उनसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। देन इसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल जिस चीज से मिलकर बनते हैं, दीज आर नोन एज स्मॉलर यूनिट्स, और वो स्मॉलर यूनिट्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल या मोनोमर के नाम से जानते हैं। मोनोमर वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और वो आपस में कंबाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल को बनाते हैं, और वो लार्जर मॉलिक्यूल जो है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाता है। मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं बहुत अच्छे से। आपने शायद पढ़ा होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जब बहुत सारा मटेरियल हमारी बॉडी में जाता है, वो फूड पार्टिकल जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारे यहाँ डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर। डाइजेशन जब हो जाती है तो उसके बाद
वो सारे का सारा मटेरियल ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड के अंदर जाता है। और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज जाता है तो वो ग्लूकोज के पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर वो जो पार्टिकल ग्लूकोज के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाते हैं, लाइक वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं, डेली एक्टिविटीज। अब जो हमारे पास जो मैंने खाना खाया उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो बच जाएंगे, जितना मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ एक वक्त में, मैंने एनर्जी यूज की, मैंने कंज्यूम कर ली, तो मेरे अंदर बाकी जो एनर्जी होगी वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लिवर के अंदर। तो वो जो ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो जाके हमारे लिवर के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। तो वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर नोन एज मोनोमर, और जब वो आपस में स्टोर होकर लार्जर मॉलिक्यूल को बनाएंगे दे आर नोन एज पॉलीमर। तो उनको हम पॉलीमर कहते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स दीज बोथ आर द सेम थिंग्स। मैक्रोमोलिक्यूल को ही पॉलीमर कहा जाता है और मैक्रोमोलिक्यूल लार्जर मॉलिक्यूल्स। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रही होगी कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हमारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, और ये किससे मिलकर बनते हैं? मोनोमर से। मोनोमर्स सब यूनिट है विच मेक मैक्रोमोलिक्यूल, जो मैक्रोमोलिक्यूल को बनाते हैं, एंड दे कंटेन अ लो मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है। देन हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन और हमने पढ़नी है हाइड्रोलिसिस, दीज आर बोथ आर द रिवर्स प्रोसेसेस। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और पॉलीमर बनता है। यानी कि मैं लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पहले समझा दूं। लेट सपोज करें ये हमारे पास मोनोमर है, ये हमारे पास मोनोमर है, इसके अंदर ये बॉन्ड बना हुआ है और ये बॉन्ड बना है H और OH के साथ, इसने बॉन्ड बना है, ये मोनोमर है। मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दैट इज मोनोमर। और ये भी हमारे पास एक मोनोमर है। तो ये दोनों मोनोमर्स, अब ये दोनों मोनोमर्स हैं, आपस में कंबाइन होंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड बना देंगे, आपस में बॉन्ड बन गया। और जब ये बॉन्ड बन जाएगा, दोनों अटैच हो जाएंगे, तो ये मोनोमर से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, अलग अलग मॉलिक्यूल, ये मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, बड़े साइज के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इट्स मीन कि हमारे पास मोनोमर मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको दूं, और साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको और भी बता दूं, यहाँ से क्या होता है कि जब मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से ये रिमूव हो जाते हैं, और रिमूव होने के बाद ये बना देते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ से H और OH आपस से रिमूव होंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड खाली पड़ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर इनके पास बॉन्डिंग की कैपेसिटी हो जाएगी कि आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो फिर इनके दरमियान आपस में बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड जो होगा वो इन दोनों को जोड़ देगा। और यहाँ से देखें OH यहाँ पर रहा और यहाँ पर H रहा, और H और OH मिलकर क्या बना देता है? वाटर का मॉलिक्यूल। इसका मतलब हमें ये समझ आया कि जब आपस में मोनोमर मिलेंगे उससे बनेगा पॉलीमर। क्या बनेगा उससे? पॉलीमर। और वो जो पॉलीमर होगा, लेकिन उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ वाटर होगा। क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि वाटर रिमूव होगा। तो बेसिकली हमें बात समझ आ रही है कि कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में, यानी कि मोनोमर आपस में जुड़ते हैं और वो बनाते हैं पॉलीमर बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर जरूरी है, वाटर का रिमूव होना। तो यहाँ देखें जरा मैंने क्या लिखा है, वैसे आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर बच्चे पूछते हैं सर ये HOH क्यों रिमूव हुए, ये आपस में बॉन्ड बना सकते थे। तो आपस में इसलिए बॉन्ड नहीं बना सकते, जैसे मेरे दो हाथ हैं, मैं अगर किसी को पकड़ना चाहूँ यहाँ से और यहाँ से किसी को पकड़ सकता हूँ, तो दो हाथ है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि अगर मैं तीसरा कोई बॉन्ड बनाना चाहूँ, मैंने ये पकड़ा है, ऐसा समझे, सपोज करें ये बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड सपोज कर लें, मैंने एक हाथ से किसी को पकड़ा, एक हाथ से किसी को पकड़ा, ये बॉन्डिंग है। और ये बॉन्डिंग लेट सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि किसी और के साथ मैं बॉन्ड बनाऊं, इसको तो छोड़ना पड़ेगा या इसको छोड़ना पड़ेगा, तो किसी और के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह ये बॉन्ड आपस में बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बॉन्ड पहले से कंप्लीट है। जब पहले से बॉन्ड इसके कंप्लीट हो, तो फिर ये आपस में अगर बॉन्ड बनाना चाहें तो कोई ना कोई इनको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा आपस में फिर बनाने के लिए। तो एक वो बॉन्ड अपना तोड़ता है, ये अपना बॉन्ड तोड़ता है, जब ये OH को निकालता है, यहाँ से H निकलता है, ये दोनों निकल के वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपस में चले जाते हैं और ये आपस में बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है हमारे पास कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है इन विच मोनोमर्स आर कंबाइंड, जिसमें मोनोमर जुड़ते हैं विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एंड फॉर्म पॉलीमर, और उससे पॉलीमर बनता है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, और साथ ही साथ रिमूव हो जाता है वाटर। हमें बात समझ आ गई। देन मोनोमर्स ज्वाइंड बाय रिमूविंग H+ and OH आयन, यहाँ से मोनोमर जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वो OH और H+ आयन को रिमूव करते हैं, एंड दीज फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, और वो वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं।
मोनोमर व्हेन फॉर्म पॉलीमर दे मेक अ कोवलेंट बॉन्ड। जब भी हमारे पास मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, दे बोथ शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास मोनोमर मिलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और बाय द रिमूवल ऑफ वाटर दैट प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। मेरे ख्याल से अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। देन उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रो का मतलब लफ्जी मतलब है वाटर, और लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ वाटर की मदद से किसी चीज को तोड़ना। इसको लफ्जी मतलब ये हो रहा है कि वाटर की मदद से किसी भी चीज को तोड़ना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? प्रोसेस वेयर मैक्रो मॉलिक्यूल, जहां पर वो प्रोसेस जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, जिसमें तोड़ा जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? सब यूनिट्स, वो मोनोमर्स कहलाते हैं। जाहिर में हमने पढ़ा था कि बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर उनको बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो जब बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाएगा, दोबारा से हम तोड़ दें, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग, वो माइक्रो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, मोनोमर बन जाएंगे। तो इस तरह मतलब क्या हुआ कि वहां पर प्रोसेस वेयर मैक्रो मॉलिक्यूल, जहां पर बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर सब यूनिट्स के अंदर बाय द एडिशन ऑफ वाटर। किसकी मौजूदगी में? वहां पानी रिमूव हो रहा था, और यहाँ पानी क्या करेगा? बॉन्ड को तोड़ेगा। पानी बॉन्ड को तोड़ने के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स टॉक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल है कोई लार्जर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास है पॉलीमर। पॉलीमर, और ये सपोज करें हमारे पास पॉलीमर है। अब मैं इसके अंदर लेट सपोज मैं वाटर को ऐड करूं, वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो यहाँ पर मैंने HOH की फॉर्म में ओपन करके लिख दिया। लेट सपोज अगर मैं HOH लिखूं तो H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पर ये जाके इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, और वहां पर हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, और इसका बॉन्ड जो टूटेगा उसके साथ OH जाके अटैच हो जाएगा, इस तरह से जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर H प्लस लेट सपोज अटैच हो गया, और ये वाला मॉलिक्यूल अलग हो गया, और इसके साथ OH पहले से था, और यहाँ वाला OH इसके साथ अटैच हो गया। इट्स मीन ये मैक्रो मॉलिक्यूल था, बड़ा मॉलिक्यूल, लेकिन वो दो पीसेस में क्या हो गया? टूट गया। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल को दो स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, दी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मोनोमर। इनको क्या कहेंगे? मोनोमर। और ये जो मॉलिक्यूल था ये था मैक्रो मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या समझ आया कि मैक्रो मॉलिक्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो वो मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो वहां पर, और इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि वहां पर मैक्रो मॉलिक्यूल बन रहे थे, और यहाँ पर माइक्रो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल। वहां पर रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा था, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिएगा, अगर डिफ्रेंसिएशन आ जाए। वैसे आया तो कभी नहीं है, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। देन उसके बाद इट इज जस्ट रिवर्स टू द कंडेंसेशन। हमने पढ़ा कि ये कंडेंसेशन के रिवर्स है। इन दिस वाटर ब्रेक H प्लस एंड OH आयन। वाटर क्या करता है? OH और H प्लस आयन को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद अटैच विद वन मोनोमर एंड OH अटैच विद अनदर मोनोमर। जैसे मैंने ये बताया, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाता है H प्लस और OH के अंदर। तो ये H प्लस एक मोनोमर के साथ अटैच हो जाएगा, OH किसी और मोनोमर के साथ अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट के बाद विद मोनोमर विद अनदर मोनोमर और अनदर मोनोमर एंड ब्रेक द लिंकेज, और उसके दरमियान जो बॉन्ड होगा इसको तोड़ देगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास दो मोनोमर बन जाएंगे, यानी कि पॉलीमर से मोनोमर बन गए। एग्जांपल्स दे रहे हैं यहाँ पर मेटाबॉलिज्म इन एनिमल्स। जैसे हम लोग लेट सपोज हम लोग खाना खाते हैं, तो हम अपने माउथ के अंदर जैसी निवाला वगैरह या फूड पार्टिकल्स को हम लेते हैं, तो वो फूड पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं? चबाते हैं, च्यूई करते हैं, ग्राइंड करते हैं। अब जाहिर है जब हम ग्राइंड करेंगे तो उस दौरान हम क्या करेंगे? उसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे स्लैवा के थ्रू। स्लैवा हमारा उस फूड के अंदर ऐड होगा, और लार्जर मॉलिक्यूल जो होंगे वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो हमारी बॉडी में जब स्टमक के अंदर ये ग़िज़ा जाती है तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वहाँ पर, और वहाँ पर जो हमारे स्टमक के अंदर जब ग़िज़ा जाती है तो वो ग़िज़ा जाने के बाद
होता कुछ यूं है कि हमारे यहाँ वाटर ऐड होता है उसके अंदर, और वाटर ऐड होकर मैक्रो मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है और उस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक फंक्शन इन प्लांट्स, अगर आप पौधों की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास वहां पर हमें नजर आता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल बनते हैं, और वो प्रोसेस कहलाता है बेसिकली कंडेंसेशन। क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की मैं आपको एग्जांपल दूं, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, दीज आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनको यूज करके इनसे बनाया जाता है C6H12O6, यानी कि दीज आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल, दीज आर नोन एज मोनोमर। तो ये मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करवा के इससे क्या बनाया जाता है, पॉलीमर बनाया जाता है। तो ये पॉलीमर बना बेसिकली, ये वाली एग्जांपल कंडेंसेशन की हो गई, पॉलीमर बनेगा। लेकिन फिर जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इसको ब्रेक किया जाता है तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, दैट प्रोसेस नोन एज हाइड्रोलिसिस, और छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया गया, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि हम आपको किस तरह से टीच करेंगे, और हर एक पॉइंट को यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करेंगे। वो बच्चे जो बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं वो हमारे लेक्चर से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।